नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर मुक टेस्ट 5 को कंप्लीट करेंगे और इस टेस्ट के अंदर ओनली 10 MCQs हैं, लेकिन 10 MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये टेस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृपया वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में फर्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर प्रोविजंस है और लिस्ट सेकंड के अंदर अमेंडमेंट है। तो आपको बताना है कौन सा प्रोविजन किस अमेंडमेंट से हुआ है। ए, कंटेनमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आप लोगों ने जुडिशियल रिव्यू पावर पढ़ रखी होगी। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, हमने जुडिशियल रिव्यू की पावर किस कंट्री से अडॉप्ट कर रखा है, ये बताइएगा। अब देखो, कंटेनमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसका अमेंडमेंट कौन सा है? 38th अमेंडमेंट। तो याद रखिएगा, 38th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को कंटेनमेंट कर दिया गया था। ऑप्शन बी क्या है? एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। इसको करने से पहले मैं आपको राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी काफ़ी हॉट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले ये क्या था? फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी 1978 से पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। कौन से पार्ट में? पार्ट 3 के अंदर। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 19(1) के F में। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1978 से पहले, यहाँ 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन था। तो याद रखेगा 19(1) के F में। ठीक है, फिर 1978 के बाद, मतलब 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर दिया गया। कौन से पार्ट में? पार्ट 12 के अंदर। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 300 के A में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पार्ट 12 के अंदर और आर्टिकल 300 के A के अंदर प्रेजेंट है। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अ लीगल राइट, मेंशन इन पार्ट 12 आर्टिकल 300 के A में, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बताइए, बी क्या है? एवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। सी, लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। इसका सही आंसर है 61st अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने इलेक्शन कमीशन पढ़ रखा होगा। इलेक्शन कमीशंस, अच्छा, इलेक्शंस कौन से पार्ट के अंदर है? तो पार्ट 15 के अंदर, पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशंस मेंशन है। ठीक है, इलेक्शंस मेंशन इन द पार्ट 15। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324। ठीक है, देखिए 1989 इलेक्शन कमीशन 1989 से पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी। क्या थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी। सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब इलेक्शन कमीशन के अंदर एक मेंबर था। लेकिन 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। इलेक्शन कमीशन बिकम द मल्टी मेंबर बॉडी आफ्टर 1989। ठीक है, प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं? 3। तो ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनाना पड़ा? उसके पीछे का रीजन है 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। आखिर 61st अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया? उसने क्या कर दिया? 61st अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो वोटिंग एज थे उसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 to 18। फ्रॉम 21 to 18। ठीक है, पहले 21 साल के बच्चे, 21 साल के युवा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब 18 साल के करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1989 रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो इसी से इलेक्शन कमीशन क्या बन गया? मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। ध्यान रखिएगा, इलेक्शंस मेंशन पार्ट 15। एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 61st अमेंडमेंट एक्ट। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन से मल्टी मेंबर बॉडी और सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है, तो याद रखना, इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी। कितने मेंबर्स हैं? प्रेजेंट में 3 मेंबर्स हैं। तो लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, 61st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्या है? डी, एडिशन ऑफ वर्ड
सेकुलर इन द प्रिम्बल रिमेनिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रिम्बल के अंदर 3 शब्दों को ऐड किया गया था। 3 शब्द कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था प्रिम्बल के अंदर बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है 42nd अमेंडमेंट से कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को दूसरे नाम से जाना जाता है, बताइए मतलब उसका नाम क्या है? 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन नीचे पूछा जा चुका है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो एक बार हम जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते हैं। कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू by the 38th amendment, abolition of right to property as a fundamental right, 44th amendment, lowering the voting age from 21 to 18, 61st amendment, addition of the word secular in the preamble by the 42nd amendment। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वाले क्वेश्चंस को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है, एक बार मेंस में एक बार प्री में, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। आप लोगों को पता चल गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसका सही आंसर है 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो याद रखिएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री के अंदर और एक बार मेंस के अंदर पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। देखिए, आप लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रखा होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं 74 एंड 75। ठीक है, और वहाँ 74-75 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ कितनी हो गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल्स टू 15% ऑफ लोकसभा। तो आपको ये याद रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ कितनी है? इक्वल्स टू 15% ऑफ द लोकसभा। ये फॉर्मूला कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फिक्स किया गया? तो ये किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट। तो याद रहेगा 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज़ को फिक्स कर दिया गया था। कितना फिक्स किया? 15% ऑफ द लोकसभा। ठीक, यही सेम यूनियन के लिए है और यही स्टेट्स के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मतलब दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कितने फिक्स हैं? वो हैं 10%। ठीक है, कितने हैं? 10%। दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कितनी है? 10% है। ठीक, दिल्ली के लिए स्पेशल आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं। तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री? 91st अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफरकेट द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इनटू 2 सेपरेट बॉडीज। देखिए, इसको भी हम डिटेल में करते हैं क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं। 65th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 65th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक कमीशन को सेटअप किया गया। कमीशन का नाम क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, 65th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक कमीशन को सेटअप किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अंडर आर्टिकल 338। ठीक है, 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेंशन है, इसको याद रखें। 65th अमेंडमेंट, फिर उसके बाद 89th अमेंडमेंट आता है। कौन सा आता है? 89th अमेंडमेंट। 89th अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था उसको 2 बॉडीज़ के अंदर सेपरेट कर दिया जाता है। 89th अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को 2 बॉडीज़ में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, 2 बॉडीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। बॉडीज़ का नाम क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक, आर्टिकल्स
आर्टिकल्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 338, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 338A। काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 338 में क्या है, 338 के ए में क्या है, 338 के बी में क्या है। तो अभी हम 338B भी करेंगे। तो याद रखिएगा, पहले ये कमीशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था, 65th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। फिर 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस कमीशन को दो बॉडीज़ के अंदर सेपरेट कर दिया जाता है, बाइफर्केट कर दिया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 338, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 338 का ए। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 338 का बी, आर्टिकल 338 का बी। इसमें क्या है, इसमें है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है। अच्छा, एक अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, वो कौन सा है, वो है 102nd, ठीक है। तो याद रखना 102nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 338B में, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि 101st अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, 102nd में क्या है, 103rd में क्या है, और 104th में क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, एक एक करते हैं। 101st में क्या है, GST दे रखा है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, 102nd में अभी मैंने बताया था आपको आर्टिकल 338 का बी, क्या है इसमें, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 103rd में क्या है, EWS। 104th में क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको ये कई सारे वीडियोस के अंदर मैंने बता चुका है 104th में क्या है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइए 104th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर मेरी वीडियोस को आप फॉलो करते हो तो आप इजीली जवाब दे सकते हो, इजीली आंसर कर सकते हो। तो वह फिर से कर देते हैं। एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस 52nd, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज को लिमिट किया गया था कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 91st। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब किसके द्वारा बनाया गया था, 65th अमेंडमेंट। फिर इस कंबाइंड बॉडी को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बाइफर्केट कर देगा, दो अलग अलग बॉडीज़ में बना देगा, स्टैब्लिश कर देगा, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आर्टिकल्स, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 का ए, ठीक है। नेक्स्ट जो कि UPPCS मेंस के अंदर पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन। तो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार 2002 पूछा जा चुका है। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया, इसने तीन चीज़ें क्या की, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21A को डाला गया। आर्टिकल 21 क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या है आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन। क्या है, राइट टू एजुकेशन, RTE है, राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर क्या है, आप लोगों को पता होगा कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू 6 to 14 years ओल्ड चिल्ड्रंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या किया, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2002 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, 10 थी, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, 86th। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11th, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तो ध्यान रखना 86th अमेंडमेंट। तीसरा क्या किया था, DPSP के आर्टिकल 45, ठीक है, आर्टिकल 45 को चेंज किया था। तो ध्यान रखिएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया,
जिसने 3 चीज़ें की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहला, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया पार्ट 3 के अंदर, ठीक है, और हेडिंग क्या थी, राइट टू एजुकेशन। फिर दूसरा क्या किया कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। तीसरा, आर्टिकल 45 जो कि DPSP है, ठीक है, पार्ट 4 के अंदर ऐड किया गया। तो बताइए आर्टिकल 21A किससे, 86th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन GIC के अंदर पूछा जा चुका है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल पूछ रहा है, अमेंडमेंट नहीं है ना। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 and लिस्ट 2 and using the codes select the correct answers। लिस्ट 1 के अंदर ग्रासलैंड है और लिस्ट 2 के अंदर कंट्री या कॉन्टिनेंट है। तो आपको बताना है कौन सा ग्रासलैंड किस कंट्री में लाई करता है, किस कॉन्टिनेंट में है। स्टेपिस USA, साउथ अफ्रीका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, स्टेपिस रशिया में, ठीक है, स्टेपिस कहाँ पर है, रशिया में। पेरिस USA के अंदर, पेरिस USA के अंदर। वेल्ड्स साउथ अफ्रीका के अंदर और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डाउन्स कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से करते हैं जल्दी से, स्टेपिस रशिया, पेरिस USA, वेल्ड साउथ अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं ग्रासलैंड्स। तो देखिए ग्रासलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो एक बार फिर से कर लेते हैं जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि UPPCS मेंस के अंदर पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पेरिस नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस साउथ अमेरिका, स्टेपिस यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है वेल्ड, ठीक है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो वेल्ड कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में। पीछे भी हमने पढ़ा था, वेल्ड कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन से ग्रासलैंड मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, DOWNS। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, पैम्पस साउथ अमेरिका और पेरिस नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन UPPCS के अंदर पूछा जा चुका है, मैच लिस्ट 1 and लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड्स है नहीं, कोड्स लिखे नहीं है। तो लिस्ट 1 के अंदर ग्रासलैंड है, लिस्ट 2 के अंदर कॉन्टिनेंट। करते हैं, लानोस साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या साउथ अमेरिका। तो लानोस है साउथ अमेरिका में, ठीक है। स्टेपिस रशिया यूरोप के अंदर, पेरिस USA और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। वेल्ड अफ्रीका, वेल्ड कहाँ पर, साउथ अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से, डाउन्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि MPPCS प्री 2019 के अंदर पूछा चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नॉन एज अ लैंड ऑफ बिग गेम। बताइए कौन से नेचुरल रीजन को लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ बिग गेम्स, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल मानसून रीजन, हॉट डेजर्ट रीजन या ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो ध्यान रखिएगा D, ट्रॉपिकल सवाना रीजन इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम, ठीक है। ट्रॉपिकल सवाना रीजन इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। तो करते हैं असर्शन, व्हाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, द नर्मदा एंड द तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी रीजन, द नर्मदा एंड द तापी रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो बताइए ए सही है, व्हाइल ऑल द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड द तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। देखिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, पेनिनसुला। अच्छा
अब लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रखा होगा। दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर, एक है हिमालयन सिस्टम, एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सॉरी। अब जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की ज़्यादातर नदियाँ वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। ठीक है। तो जो मेजर रिवर्स है वो कहाँ पर फ्लो करती हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल। लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि पैम्बर, ठीक है, वो कहाँ पर फ्लो करती हैं? अरेबियन सी में। लेकिन दो मेजर नदियाँ हैं जो कि अमरकंटक, कहाँ से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं। कौन सी? नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, जब इंडियन प्लेट्स और एशियन प्लेट्स आपस में टकराई थी तो काफ़ी सारे फॉल्ट्स बने। तो उसी फॉल्ट को हम रिफ्ट वैली कह रहे हैं, ठीक है, रिफ्ट वैली कह रहे हैं। तो उन्हीं रिफ्ट वैली के अंदर नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं नर्मदा की, क्योंकि इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा। देखो सारी नदी तो मैं करवा नहीं सकता तो हमें नर्मदा को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। नर्मदा रिवर, ओके। नर्मदा नदी ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? अमरकंटक। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। फ्लो कहाँ पर करती है? मतलब अपने जो वो कौन से समुद्र में, कौन से सी में जाके कॉन्फ्रेंस करती है, मीट करती है? अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से नहीं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी में अपना पानी को गिराती है, ठीक है, नर्मदा रिवर। कौन से दो माउंटेन रेंजेस के बीच में फ्लो करती है? पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। विंध्यन और सतपुरा। यह है विंध्यन और यह है सतपुरा, इन दो के बीच में फ्लो करती है। तो याद रखें, नर्मदा रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्यन माउंटेन रेंज एंड द सतपुरा माउंटेन रेंज, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक। और कहाँ पर मीट करती है? अरेबियन सी में। और इसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज बताइए मुझे नर्मदा की। तावा, कुंडी, शार, शिकर, हिरन। तावा, कुंडी, शार, लिखूं? तावा, कुंडी, शार, शिकर, हिरन, HIRAN, ठीक है। तावा, कुंडी, शार, शिकर, हिरन, ये हमारी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की। और भी काफ़ी सारे डैम्स इसमें हैं, ठीक। तो बताइए, असर्शन सही है। वाइल ऑल मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी, ये भी स्टेटमेंट सही है। नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS, यूपी UD-LD है और यूपी RO ARO के अंदर पूछा चुका है। असर्शन क्या है? द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, रीजन दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्सेज विद द हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड्स क्या है देख लो, ABCD। तो हम करते हैं असर्शन, तो इसका सही आंसर बताता हूँ मैं, ए है, ठीक है। असर्शन क्या है? द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? कारण क्या है? बिकॉज दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्सेज विद द हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक, ठीक है। देखिए ये है इंडिया, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है नदी और अरेबियन सी में जाके फ्लो करती है। और उनके पास इतना लंबा कोर्स नहीं होता, कैसा होता है? शॉर्ट कोर्स होता है, ठीक है। शॉर्ट कोर्स की वजह से और इनकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी हाई स्पीड होती है, काफ़ी हाई स्पीड होती है। इसके वजह से वो डेल्टा नहीं बनाते। डेल्टा नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ईस्चुरीज, ठीक है। क्या बनाते हैं? ईस्चुरीज बनाते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, ठीक है, ऐसी नदी जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वो क्या बनाती है? डेल्टा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पेनिनसुला इंडिया और हिमालयन रिवर सिस्टम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक ये डिफरेंस है, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, और दूसरी ईस्चुरीज बनाती हैं। ईस्चुरीज क्यों बनाती है? बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट कोर्सेज और वेरी हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड होती है। तो इसका आंसर है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी जीआईसी, छत्तीसगढ़ पीसीएस और यूपी यूडीएलडी के अंदर पूछा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली मैं आपको बता चुका हूँ, नर्मदा एंड तापी, तो उसका सही आंसर क्या है? तापी। ठीक है, सॉरी। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कृष्णा नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो ध्यान रखना, कृष्णा नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, और महानदी धंधा कर नया प्लेट्यू छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और गोदावरी त्रिम्बक प्लेट्यू कहाँ से? गोदावरी कहाँ से? त्रिम्बक प्लेट्यू। गोदावरी त्रिम्बक प्लेट्यू, कृष्णा महाबलेश्वर, महानदी धंधा कर नया छत्तीसगढ़, और तापू बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस, आईएएस, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट एट अमरकंटक? तो मैंने बताया था अमरकंटक, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर विच फ्लो थ्रू द फॉल्ट ट्रफ इज, फॉल्ट ट्रफ मतलब रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस प्री के अंदर पूछा जा चुका 2020 में। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बेटवा, केन, सिंध, चंबल। तो आपको रिवर यमुना के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये है गंगा और ये है यमुना। ठीक, यमुना, तो यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, और यमुना में कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये है चंबल, सिंध, बेटवा, BATWA एंड केन। ठीक है, तो याद रखना, यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? चंबल, सिंध, बेटवा, केन। चंबल, सिंध, बेटवा, केन। और यमुना रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? बंदर की पूंछ मतलब बंदर पूंछ। ठीक है, तो याद रखना, यमुना रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द बंदर पूंछ। तो आप बताइए, ट्रिब्यूटरीज वेस्ट टू ईस्ट करनी है, तो मैंने आपको बताया था चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन। देखिए, चंबल 4th, फिर उसके बाद सिंध मतलब 3rd, फिर बेटवा मतलब 1st, फिर केन 2nd, मतलब 4 3 1 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड यूडीएलडी के अंदर पूछा चुका है। द रिवर यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो रिवर यमुना कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? बंदरपूंछ, मैं आपको बताया था बंदरपूंछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस के अंदर पूछा चुका है। विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट? तो बताइए, कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा को लेफ्ट से ऑरिजिनेट ज्वाइन नहीं करती। अब हम बात कर रहे हैं गंगा नदी की। गंगा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीट करते हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी कॉन्फ्रेंस करती हैं देवप्रयाग में। फिर देवप्रयाग के बाद जो नदी निकलती है उसको हम गंगा कहते हैं। ठीक है, गंगा रिवर। तो ध्यान रखना, अलकनंदा और भागीरथी आपस में कॉन्फ्रेंस करती है एट द देवप्रयाग, फिर उसके बाद गंगा नदी बनती है। अच्छा, गंगा रिवर कितने स्टेट्स में फ्लो करती है? तो ध्यान रखना, 11 स्टेट्स में। 11 स्टेट्स के अंदर गंगा रिवर फ्लो करती है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। ठीक, ये क्या है? देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। पहली है रामगंगा। लिख नहीं पा रहा मैं ढंग से उंगली के कारण, कोई बात नहीं। रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी इज आल्सो नोन एज शोर ऑफ बिहार। क्वेश्चन पूछा आ चुका है, शोर ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, रिवर कोसी। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और यहाँ से नीचे से कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं?
चंबल, सिंध, बेटवा, केन। फिर इसके बाद टोन और सोन, टोन, सोन, और भी काफ़ी सारी नदी हैं, दामोदर हो गई, ठीक है। दामोदर को शेयर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, टोन, सोन। तो हम इजीली अब कर सकते हैं। देखो क्या बोल रखा है, डज नॉट ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट। गोमती बिल्कुल, घाघरा ये भी करती है, कोसी बिल्कुल, सोन नहीं करती, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ठीक है। आइडेंटिफाई द वन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा विच राइज इन द प्लेन। तो इसका सही आंसर क्या है, गोमती, ठीक है। गोमती रिवर एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की जो कि प्लेन से ओरिजिनेट होती है। तो मुझे इसको कमेंट करके बताइएगा कि गोमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक लेक, एक फॉल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक फॉल है, उस वाटरफॉल है, मतलब वाटरफॉल है, उससे गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है। तो आप मुझे बताना कमेंट करके वो कौन सा फॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस के अंदर पूछा चुका है, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो ध्यान रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी को, पद्मा, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा और भागीरथी। तो बताइए अलकनंदा और भागीरथी किस प्लेस पे कॉन्फ्लुएंस करते हैं, किस जगह पे मीट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द ईव ऑफ द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी आस्क गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन, सेकंड आस्क द सोल्जर्स टू लीव देयर पोस्ट, आस्क द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर पीपल्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 2 2 3 3 एंड 1 2 3। तो उसका सही आंसर है थर्ड, ठीक है। आज पहले पढ़ते हैं हम, आज गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन, नहीं ऐसा नहीं कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट आप रिजाइन नहीं करोगे, लेकिन आप ब्रिटिशर्स का कोई काम नहीं करोगे, ठीक है, काम नहीं करोगे। आज द सोल्जर टू लीव देयर पोस्ट, नहीं, सोल्जर से क्या कहा था कि अपने पोस्टों को छोड़ोगे नहीं, ठीक है, अपनी नौकरी को नहीं छोड़ोगे, लेकिन आप किसी को मारोगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करोगे, ये कहा था सोल्जर्स से। और प्रिंसेस स्टेट्स और प्रिंसेस से क्या कहा था, प्रिंसेस से ये कहा था कि तुम अपने पीपल्स की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लो। तो ओनली थर्ड इज सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डू नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट किस पार्टीज के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया, हिंदू महासभा, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और ऑल द अबव। तो उसका सही आंसर है, बताओ, डी, ऑल द अबव। तो ध्यान रखिएगा कौन से पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और एक मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। तो ध्यान रखना, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर पूछा चुका है, वाई होम द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द बम्बई सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1942। तो बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री के अंदर पूछा चुका है 1996 में, हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट पास द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। देखो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन किसके द्वारा पास किया गया था, तो ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ध्यान रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को पास किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 1997 के अंदर पूछा चुका है, हु अमंग द फॉलोइंग रन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान के टाइम पर कांग्रेस रेडियो किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन आर अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है गुड, उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता ran the Congress radio during the Quit India movement. Next question, who among the following made regular broadcast on the Congress radio operated during the Quit India movement? तो बताइए किसके द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था रेगुलरली, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया और सुचेता कृपलानी।
तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया रेगुलर ब्रॉडकास्टर थे और उनके नीचे किसने काम किया था? उषा मेहता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा चुका है। ऑल इंडिया आज़ाद दास्ता ऑल इंडिया आज़ाद दास्ता एट द बकरी का टापू वाज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाई। तो देखो बकरी का टापू जगह का नाम है, कहाँ पर है ये? नेपाल में। ठीक है, ध्यान रखना नेपाल में। तो नेपाल के अंदर ऑल इंडिया आज़ाद दास्ता किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? ठीक है, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, चिट्टू पांडे, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। तो उसका सही आंसर है टी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ऑल इंडिया आज़ाद दास्ता को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? बकरी का टापू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा चुका है 2005 में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। तो बताइए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उसका सही आंसर है क्लेमेंट अटैली, सी। ठीक है, क्लेमेंट अटैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस फिशर वाज द बायोग्राफर ऑफ द महात्मा गांधी। ही वाज। तो लुइस फिशर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लुइस फिशर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। क्या कौन थे? अमेरिकन जर्नलिस्ट। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। लुइस फिशर द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी वाज एसोसिएट विद द मूवमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर महात्मा गांधी के साथ रहे थे लुइस फिशर। ठीक है, और ये कौन से जर्नलिस्ट है? अमेरिकन जर्नलिस्ट है। आफ्टर पासिंग द रिसोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी वाज अरेस्टेड। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया था? 9 अगस्त को, लेकिन 8 अगस्त को काफ़ी सारे जो लीडर्स थे, मेजर लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। तो इनमें क्या कहता है कि महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को अरेस्ट कर लिया गया था। और कहाँ पर रखा गया था? इन आगा खान जेल। ठीक है, इन आगा खान पैलेस में। आगा खान जेल तुम्हारे अच्छे हैं, आगा खान पैलेस में रखा गया था गांधी जी और सरोजनी नायडू। इस बार गांधी जी पूछ ले क्या है, तो अगली बार शायद सरोजनी नायडू भी पूछा जा सकता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑपरेशन जीरो आवर से। ठीक है, ये पूछा गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफ़ी सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मतलब उनको अरेस्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन को चलाया गया था? तो ध्यान रखना ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, और महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को कहाँ पर रखा गया था? आगा खान पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर पूछा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इट कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। सेकंड, इट इज़ अ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। थर्ड, इट प्रोवाइड अ इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजेस। फोर्थ, इट इम्पार्ट द रेड कलर टू द ब्लड। द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लेते हैं। तो हेमोग्लोबिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यस। इट इज़ ए आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, यस। ठीक है, आयरन होता है बिल्कुल। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजेस, नो। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इम्पार्ट द रेड कलर टू द ब्लड, बिल्कुल सही है। तो 1 to 4, 1, 2 and 4, ठीक है, 1 to 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजेस, ये किसका काम है? तो ध्यान रखना, देखो ब्लड सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन, अब देखो मैं आपको थोड़ा अच्छा से बताता हूँ उसको। ब्लड के अंदर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, मतलब और भी कई सारे होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी होते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है? एच भी होता है, मतलब हेमोग्लोबिन होता है। और डब्ल्यूसी के अंदर लैम्पोसाइट सेल होते हैं, ठीक है, लैम्पोसाइट सेल्स होते हैं। तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? टू कैरी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये मेन फंक्शन है आरबीसी का, ठीक है, रेड ब्लड सेल का। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है डिसीजेस या इन्फेक्शंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करना, ठीक है। लैम्पोसाइट सेल्स होते हैं, लैम्पोसाइट सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस, ठीक है, एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन? लैम्पोसाइट सेल्स। लैम्पोसाइट सेल इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है?
वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? टू रेजिस्ट द डिसीजेस, जो भी डिसीजेस आई है, एंटीजेंस आए, फॉरेन पार्टिकल्स आए हमारे बॉडीज़ के अंदर, उसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजेस, ये किसका फंक्शन है? ये है WBC का, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में कौन सी सेल का? लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स। तो इसका आंसर क्या है? 1 to 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच द ब्लड हैज़ अ रेड कलर। तो अभी मैंने बताया था ब्लड का रेड कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। किसके वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से। अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहा तो ब्लड का कलर रेड नहीं होगा, तो कैसे होगा? येलोइश, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि अगर ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं रहा तो उसका कलर कैसा रहेगा? येलोइश, ठीक है। तो ड्यू टू विच द ब्लड हैज़ अ रेड कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। द ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉन ऑफ द अबव। तो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, कम होता है या इक्वल होता है? देखो, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, जब भी हीरो किसी विलन की गर्दन उड़ाता है, ठीक है, जब किसी गर्दन को काट देता है तो ब्लड क्या करता है? बाहर निकलता है, पंप करता है, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर लेस होता तो जो जैसे गर्दन करती है तो खून बाहर नहीं निकलता, ठीक, अंदर ही रहता, और इक्वल रहता तो तब भी बाहर नहीं निकलता। अगर बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर हाई है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द ब्लड ग्रुप ऑफ द यूनिवर्सल डोनर, द ब्लड ग्रुप ऑफ द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो बताइए, ब्लड ग्रुप O, ठीक है। O क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, जो कि मेरा है। किसी को भी खून की आवश्यकता हो तो मुझे बता सकते हो, ठीक है, मैं आपको ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाऊँगा। एक और आता है द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये मुझे कमेंट करके बताइए यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है, ठीक है। प्लीज़ भाई कमेंट कर दो यार, मुझे भी तो पता चला कितने बच्चे एक्टिवेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड इज़, देखो आप लोगों ने पीएच पढ़ रखा होगा। पीएच से क्या देखते हैं? पीएच से हम लिक्विडिटी को देखते हैं कि ये अल्कलाइन है या फिर बेसिक है या एसिड है। तो आपको बताना है ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, तो इसका है 7.4। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड इज 7.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड पीसीएस और बीपीएससी के अंदर पूछा चुका है। लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट सेल्स किसका पार्ट है? WBC का, ठीक है। और लिम्फोसाइट सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या काम करती है? एंटीबॉडीज़ फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस। किसके अगेंस्ट काम करती है? एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? लिम्फोसाइट सेल्स आर प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? स्प्लीन में। कहाँ पर? स्प्लीन, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्प्लीन, बोन मैरो में। द विसियस नेचर ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, देखो विसियस का मतलब समझते हो? गाढ़ापन, ठीक है। तो गाढ़ापन किसके वजह से होता है? ब्लड के अंदर प्रोटीन इन द ब्लड, ठीक। ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती है इसी के कारण हमारा विस्कस नेचर होता है ह्यूमन ब्लड्स का, ठीक। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस के अंदर और यूपी लोअर सब के अंदर पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ब्लड ग्रुपिंग किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? लैंडस्टीनियर, LANDST, लैंडस्टीनियर, ठीक है। लैंडस्टीनियर के द्वारा ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है? सेलेनोमीटर, एनीमोमीटर, स्पैगनोमीटर, ठीक है, एमीटर। तो मुझे माफ़ कीजिए मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा। स्पैगमोमानोमीटर, जो भी है आप लोग समझ होंगे। तो ऑप्शन सी इज द सही आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमीटर।
एमीटर क्या करता है, एमीटर किसको मेजर करता है, एमीटर करता है करंट को, एमीटर करंट को पूछा जाता है ये। एनियोमीटर ये भी पूछा चुका है, एनियोमीटर विंड स्पीड को, विंड स्पीड या विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड या विंड डायरेक्शन किसके द्वारा मेजर की जाती है, एनियोमीटर से। और सेलेनोमीटर, सेलोमीटर से क्या करते हैं, सैलिनिटी नापते हैं, क्या नापते हैं, सैलिनिटी, है ना। तो ध्यान रखेगा, एमीटर से करंट, एनियोमीटर से विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, सेलेनोमीटर सैलिनिटी, और स्पाइगनोमोनोमीटर इससे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। तो इंपॉर्टेंट है, क्या जो सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज या नॉन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर को हीट करने से उसका रेजिस्टेंस कैसी होती है, डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर को जैसे हम हीट करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब आप सेमीकंडक्टर को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, गर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, इलेक्ट्रिक फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब सेमीकंडक्टर को हीट करने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बाय हीटिंग। देखो सेमीकंडक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RSRTS के अंदर पूछा चुका है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन द सेमीकंडक्टर इज। तो ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होता है, इन्फिनाइट। तो ध्यान रखना, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन द सेमीकंडक्टर इज इन्फिनाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन है ना, बीपीएससी के अंदर पूछा चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज द सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर में कौन सा सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर में कौन से सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। यूपीपीसीएस मेन 2005 के अंदर पूछा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिमेरिक्स या जर्मेनियम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 3, 4। तो मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 and 4, ऑप्शन सी, जर्मेनियम और सिलिकॉन्स आर द सेमीकंडक्टर्स। हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। देखिए बोल के मेरा गला हो गया सूख ठीक है, तो मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हो, आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख चुके हो, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। 10 MCQs करने के लिए हालत ख़राब होगी भाई साहब, ठीक है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 10 MCQs आपने कर लिए, तो ये समझ लीजिए 100%, 2 या 3 तो 100% आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम मॉक टेस्ट कम से कम जितने हो सकते हैं उतने करेंगे, जितनी कैपेसिटी मेरे अंदर पोटेंशियल है। लेकिन हर एक मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी डिटेल्स में मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और काफ़ी डिटेल में हम करा भी रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस में अच्छे से क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं यार, काफ़ी टाइम भी लगता है, ठीक है। चलो नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 7 यूपीपीसीएस प्री के अंदर पूछा चुका 2015 में, सल्फर डाइऑक्साइड डेथ, फ्लोराइड पोल्यूशन, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट्स, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, स्किन कैंसर। तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही है। तो ऑप्शन डी, ओजोन डिप्लेशन से स्किन कैंसर होता है, बिल्कुल। आप लोगों ने ओजोन लेयर पढ़ रखी होगी, पहले बताओ ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट है। तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर। सल्फर डाइऑक्साइड डेथ नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और न्यूट्रियस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और न्यूट्रियस ऑक्साइड से एसिड रेन, ठीक है। फ्लोराइड पॉल्यूशन डेथ, अगर आपने फ्लोराइड आयन को ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ज़्यादा कंजप्शन हो गया, तो आपको एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस,
फ्लोरोसिस, ठीक है। फ्लोरोसिस दो प्रकार की होती है, एक होती है टिथ फ्लोरोसिस, एक होती है स्केलेटन फ्लोरोसिस। तो ध्यान रखना, फ्लोराइड आयन को कंज्यूम करने से बीमारी कौन सी होती है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दो तरह की होती है, एक होता है टिथ फ्लोरोसिस, होती है स्केलेटन फ्लोरोसिस, ठीक है। फ्लोराइड पोल्यूशन टिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सी है मिथाइल आइसोसाइनेट्स, माइक बोलते हैं वैसे तो, मिक समझ लो, मिथाइल आइसोसाइनेट्स, ये किससे रिलेटेड है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो देखना मिथाइल आइसोसाइनेट्स। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, गला सूख चुका है बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, इतने बोलने की आदत नहीं है यार, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 2 से 3 दिसंबर, 2 दिसंबर 1984, ये इंपॉर्टेंट है, 1984, 2 दिसंबर मत करो। तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और कौन सी गैस लीक हुई थी, मिक, ठीक है, जैसे करना है वैसे, मिथाइल आइसोसाइनेट्स, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट्स। एसिड रेन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लोराइड पॉल्यूशन डेथ। और भी कई सारे पॉल्यूशन के कारण कई सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि अब है इंपॉर्टेंट, मरकरी से मीना माटा, शायद ये मॉक टेस्ट 3rd या 4th के अंदर मैंने बता रखा है, मरकरी से मीना माटा, ठीक है। और कैडमियम से इटाई और इटाई, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना ब्लू बेबी सैंड्रोम कौन से पोल्यूशन से होता है, ठीक है। मरकरी से मीनामाटा, कैडमियम से इटाई और ब्लू बेबी सैंड्रोम किससे होता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं ये क्वेश्चंस मैं करवा रखा है शायद मॉक टेस्ट 4 के या 3rd के अंदर, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करनी है, कोड्स लिखे नहीं है। तो बताइए, फ्लोरेंस एंटी नॉकिंग एजेंट है, या रेफ्रिजरेंट में यूज़ किया जाता है, या फायर एक्सटिंग्विशर में, या इंसेक्टिसाइड्स में। तो फ्रेंड्स फ्रीजेस के अंदर, ठीक है, CFC फ्रीज। टेट्रा इथाइल लेड, ये क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स है, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है, ये इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड्स है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी है, टेट्राक्लोराइड्स। एक बार फिर से करते हैं, फ्रेंड्स फ्रिज में यूज़ की जाती है, टेट्रा इथाइलेट्स एंटी नॉकिंग एजेंट है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड्स इंसेक्टिसाइड्स है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर है। एंटी नॉकिंग एजेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा है, तो टेट्रा इथाइल, टेल ऐसे लिखाएगा, TEL, ठीक है। तो टेट्रा इथाइलेट्स क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2020 के अंदर पूछा चुका है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बताइए, रे अर्थ समिट कब हुई थी, ये हुई थी 1992 में, 1992 के अंदर। पब्लिकेशन ऑफ द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट, कब, 1987 में। अच्छा, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट को दूसरे नाम से जाना जाता है, बता सकते हो नाम क्या है, उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर इज आल्सो नोन एज अ ब्रंडलैंड रिपोर्ट। कब पब्लिकेशन हुई थी, 1987। और ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट से एक कंसेप्ट निकल के आया था, उस कंसेप्ट का नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब आया था, इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 1989 में, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये 1972, ठीक है। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब पब्लिक हुई थी, 1972 में। और आप इसको इजीली अरेंज कर सकते हैं, पहला है फर्स्ट, ठीक है, 4th के बाद फिर कौन सा आएगा, सेकंड,
फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसका फर्स्ट, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड वन। तो ध्यान रखिएगा। Dewar Summit 1922, publication of the Brundtland Commission report. Brundtland Commission report is also known as our common future. और ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। कंसेप्ट का नाम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। एक और कन्वेंशन हुआ है, वेना कन्वेंशन, ठीक है, वेना कन्वेंशन। तो वेना कन्वेंशन इज आल्सो रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। मॉन्ट्रियल सिटी कहाँ पर प्रेजेंट है? कनाडा में, ठीक। पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार मेंस में, एक बार प्री में। यूपी बीईओ प्री 2019 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्ट काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एक बार हम एक्ट्स को पढ़ लेते हैं। एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक। फॉरेस्ट एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक। एक है एयर एक्ट, एक है वाटर एक्ट। तो वाटर एक्ट 1974, ठीक है, वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 8, ये पहला ऐसा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट 5 के अंदर, हाँ मॉक टेस्ट 5th के अंदर मैंने हिंदी इंक्लूड किया और हिंदी पूछे जाते हैं भाई। अगर करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमपी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। इसको मैं लिख नहीं पाया, टाइप नहीं कर पाया। टाइप करने का कारण क्या था कि इसमें जो फ़ॉन्ट है ना वो हिंदी फ़ॉन्ट को ले नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ा पूरा, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? घोड़े बेचकर सोना, तो उसका अर्थ क्या है? बेफिक्र होना, ऑप्शन सी, ठीक है। घोड़े बेचकर सोने का मतलब क्या है? बेफिक्र होना, कोई टेंशन नहीं है। जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना, जब घोड़े बेचकर नहीं सोते हम लोग, बेफिक्र होके नहीं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हम घोड़े बेचकर सोते हैं भाई ठीक। तो घोड़े बेचकर सोते हैं, कब सोते हैं हम लोग? एग्ज़ाम से पहले। लेकिन जब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जब 1-2 महीना रहता है ना, फिर तो भाई साहब हम हर एक घोड़े का ध्यान रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टीजीटी के अंदर पूछा जा चुका है 2002 में। घड़ी में तौला घड़ी में माशा का अर्थ है, तो बताइए घड़ी में तौला घड़ी में माशा का अर्थ क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज, फिर क्या है? डंडी मारने के कुशल व्यापारी, वाह। सी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल कहीं नुकसान। डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। तो घड़ी में तौला घड़ी में आशा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना, ठीक। मतलब ये लड़कियों के लिए एकदम परफेक्ट है, घड़ी में तौला घड़ी में आशा। तो मैं जब भी मुझे ये लाइन कहनी पड़ेगी ना कि तुम बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, तो मैं अब क्या बोला करूँगा? तुम बहुत जल्दी घड़ी में तौला घड़ी में आशा, ठीक है। तो ध्यान रखना, घड़ी में तौला घड़ी में आशा, जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर पूछा चुका 2021 के अंदर। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना। ए, बुद्धि काम में लाना। बी, मूर्खता ना दिखाना। सी, घबरा जाना। डी, कभी ना आना। तो इसका चौकड़ी भूल जाना मतलब घबरा जाना, ठीक है। चौकड़ी भूल जाना, घबरा जाना। आज के बाद अपने दोस्त को कभी मत बोलना घबरा जाना, आज का बोलना चौकड़ी भूल जाना, ठीक है। अबे क्या कर गया? तो चौकड़ी भूल गया यार तो घबरा जाना, ठीक है। मतलब चौकड़ी भूल जाने का अर्थ क्या है? घबरा जाना, ठीक है। चलो ठीक है, हिंदी कर ली, थोड़ी मजाक कर ली, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कोड्स लिखे नहीं है, इंपॉर्टेंट है, और ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है ना। इकोनॉमी के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो करंट अफेयर से आते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन यूपी यूडी एलडी के अंदर पूछा चुका है। तो लिस्ट 1 के अंदर कुछ बैंक है और लिस्ट 2 के अंदर उसके इस्टेब्लिशमेंट डेट है। तो आपको बताना है कौन सी बैंक किस डेट में बनी थी।
ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1964, 1948, 1990, 1955। तो याद रखना ICICI 1955 में इस्टेब्लिश की गई है, 1955 में, ठीक है। इडबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इडबी कब बनाई गई थी? 1964 में, ठीक है, इडबी 1964। इफ्सी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इफ्सी 1948, ठीक है। IFCI कब बनाई थी? 1948 में। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी 1990 में, ठीक है। तो याद रखना ICICI 1955, इडबी 1964, IFCI 1948 और सिडबी 1990 के अंदर, ठीक। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BPSC के अंदर पूछा चुका है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे लेकिन मैं लेके नहीं आया। अगर मैं करता तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है यार, और सही बताऊँ मेरे को इतना बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं है अभी। ईमानदारी से जो है सो मैं बताऊंगा, ठीक है। बोलने की प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैं कई सारे शब्दों को थोड़ा घबरा जाता हूँ ना, बोल नहीं पा रहा ढंग से। चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब LIC वाज एस्टैब्लिश। तो LIC कब बनी थी? ध्यान रखना 1956 में, ठीक है, LIC 1956 में। उत्तराखंड PCS में द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज सेटअप इन इंडिया ऑन मतलब इरदाई IRDA, ठीक है, इरदाई बोल रहा हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कब सेटअप की गई थी? 2000 में, ठीक है, इरदा 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन UP PCS के अंदर पूछा चुका है। फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस इन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड। देखो इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किस बॉडी को सेटअप किया गया था? तो उसका आंसर है इरदा, ठीक है। कब किया गया था? 2000 में। तो ध्यान रखना इरदा रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेसेस, ठीक है। देखिए इरदा है, उत्तराखंड PCS में ये पूछा जा रहा है डेट कब बनाई गई थी, और UP PCS में इरदा का वो पूछा जा रहा है, फंक्शन पूछा जा रहा है। तो कैसे भी हो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन IS 2002 में पूछा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है, IFCI, ICICI, IDB और नाबार्ड। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज, मतलब डेट पूछी जा रही है और डेट के आधार पर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अभी हमने पीछे पढ़ा था IFCI कब बना था? 1948 में, ठीक है, 1948 में। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, कब पढ़ा था? ये कब बना था? 1955 में। तो ICICI एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? 1955। इडबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इडबी और सिडबी, ठीक है, इडबी 1964 में, इडबी 1964 में, और सिडबी SIDBI सिडबी 1990 में पीछे पड़ा था, ठीक है। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आ चुका है अब वापस रिपीट नहीं होगा, नहीं भाई साहब, क्वेश्चन कैसे भी रिपीट हो सकते हैं, आपको हर एक तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। तो IFCI 1948, ICICI 1955, इडबी 1964, सिडबी 1990। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड कब हुआ था? नाबार्ड क्या, मैं भूल गया यार, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? नाबार्ड 1982 में शायद, हाँ नाबार्ड 1982 में, ठीक है, नाबार्ड 1982 में। तो अब इसको अरेंज करते हैं, पहला फर्स्ट, ठीक है, नाबार्ड 1948 में, फिर उसके बाद ICICI मतलब सेकंड, फिर उसके बाद 1964 इडबी थर्ड, ठीक, फिर नाबार्ड 1982, मैं नाबार्ड शायद 1982 1980 मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देख लेना, ठीक है। नाबार्ड फोर्थ वाला 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना। IFCI 1948, ICICI 1955, इडबी 1964, सिडबी 1990, नाबार्ड 1982, 1982 में एक्सिम बैंक भी बनी है, एक्सिम, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक 1982। क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट, मुबारक हो, 2019 में पूछा चुका है। अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय, तो बताइए भाई
इंटरनेट पर कंप्यूटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ईमेल एड्रेस के द्वारा, स्ट्रीट एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा, या नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही आंसर है आईपी एड्रेस। ठीक है, अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाई बाय द आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है भाई, मुबारक हो, आप लोगों ने 10 MCQs कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक्स टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स। और जो भी आपको लगता है कि वीडियो के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर ये सब इंक्लूड कर देने चाहिए ताकि और ज़्यादा वीडियो अच्छी इंप्रूव हो सके, आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो सके, तो आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, जो ठीक है भाई, पढ़ते रहना जी। नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज़।